आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो बेल के बारे में जानते हैं कि बेल का मतलब क्या होता है? उसी से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग केस एक आया है माननीय पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, बाकी मैं ऑर्डर सीट को पढ़ करके भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात जरूर यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। आप में से इतने सारे लोग हैं, 43 स्टूडेंट्स आर हियर। बहुत सारे लोगों का ये सपना होगा कि वो जज बनना चाहेंगे, वकील बनना चाहेंगे। यदि लॉ में इंटरेस्ट है तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। कभी आपने सोचा है कि यदि लोअर कोर्ट का जज यदि लोअर कोर्ट का जज ऊपरी अदालत का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो दिया गया डिसीजन है उसको नहीं माने, उसको मानने से इनकार कर दे, तो क्या होगा? कभी आपने सोचा ये बात? सोचा है? सर यस। वो तो मैंडेटरी होता है ना, तो ऐसा कभी दिमाग में आया ही नहीं। अच्छा, नहीं दिमाग में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दिमाग में आज लाने का प्रयास मैं करूंगा। माइक ऑफ कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछने के जस्ट बाद माइक अपना ऑफ कर लें, ताकि मेरी आवाज को बाकी सारे लोग सुन पाए। चलिए मैं एक ओवरव्यू बताता हूँ। एक केस हुआ अभी 2-3 दिन पहले का बात है। यहाँ पे देखिए डेट लिखा हुआ है 21/3/2022, रिसेंट है। इस केस में क्या हुआ? इस केस में कोई व्यक्ति जो एक्यूज था, वो उस पर ट्रायल चला, चीजें हुई, और उसके बाद उसको बेल पे रिहा कर दिया गया। बेल पे रिहा कर दिया गया। बेल जब मिल जाता है, मतलब ये हुआ कि आप जेल से बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन जो आपका कंप्लीट यदि हो गया है, चार्जशीट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जो ट्रायल होगा, इस शर्त पे आप बाहर आते हैं कि आप ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे। जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा जज के द्वारा, आप जाएंगे। जब भी पुलिस के द्वारा आपको किसी पर्पस से, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीजों के लिए बुलाया जाएगा, तो आप कोऑपरेट करेंगे, इसलिए बेल दे दिया जाता है। बैकग्राउंड में समझा दे रहा हूं ताकि ये ऑर्डर जो है वो समझने में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो आइडिया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या होता है, लोअर कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। ये सारी बात मैंने अपने कोर्स में भी बताया है। तो जब बेल दिया जाता है या बेल लिया जाता है, उस समय क्या होता है? श्योरिटी, कुछ बेल बॉन्ड दिया जाता है कि इतने हजार के बेल बॉन्ड पे आपको रिहा किया गया है। वो इसलिए लिया जाता है, कोर्ट को दिया जाता है, ताकि इन केस यदि आप भाग जाएं, यदि एक्यूज भाग जाए, तो उस सिचुएशन में जो व्यक्ति श्योरिटी बना है उसको पकड़ा जाए, उससे तहकीकात किया जाए, क्योंकि आपने इंश्योर किया था अदालत को कि ये कहीं नहीं जाएगा, मेरा नोन पर्सन है। इसीलिए जब वो नहीं आ रहा कोर्ट, तो जाहिर सी बात है पुलिस आपको बुलाएगी, कोर्ट आपको बुलाएगी कि आ जाओ, देखते हैं जरा। कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई आपके सपोर्ट में कोई है ही नहीं, कोई सिक्योरिटी देना नहीं चाहता, कोई अपने आप को अदालत में बेवजह उलझाना नहीं चाहता, कौन जानता है एक्यूज है, इस पे केसेस चल रहे हैं, भाग जाए, कुछ हो जाए, अदालत का कहना ना माने, फालतू हम का मेरा क्या गया, मैं नहीं देता। उस सिचुएशन में कई बार आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि जो भी अमाउंट सिक्योरिटी में फिक्स किया गया है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, इतने तक का कोई भी प्रॉपर्टी रहे, उसका कागजात आप कोर्ट में जमा कर दें, ओरिजिनल कागजात। उसमें से एक और ऑप्शन होता है कि यदि वो भी नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? वकील साहब आपके रिक्वेस्ट कर सकते हैं अदालत से कि आप ऐसा करो कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट करा दिया जाए उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट का, और उसका एक्चुअल जो ओरिजिनल पेपर है वो कोर्ट में जमा कर दिया जाए, इस शर्त पे कि ये पैसा तब तक नहीं निकाला जाता जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे साथ इस तरीके की चीजें हुई। क्लाइंट गरीब था, उसके पक्ष में बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं, कोई सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं। फाइनली हमने कहा कि आप फिक्स डिपॉजिट करो, मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूं, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 25,000 का सिक्योरिटी का अमाउंट था, 25,000 का वो एफडी करा करके लाए, उसके कागजात को हमने जज साहब को दिया और रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज इस पे कंसिडर कर दें। कोर्ट ने कंसिडर कर लिया विद अ डायरेक्शन टू द बैंक
कि दिस अमाउंट जो यहाँ पे दिया गया है एडवोकेट के द्वारा वो रिलीज नहीं किया जाए अनटिल फर्दर ऑर्डर, जब तक इस अदालत का आदेश नहीं दिया जाता उनको, तब तक वो पैसा आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, पैसा देंगे नहीं। लेकिन अब अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो सिक्योरिटी अमाउंट हमने दिया, जो फिक्स डिपॉजिट हमने दिया, वो कब तक, क्या अदालत का हो गया वो पैसा, क्या वो पैसा कभी हमें वापस नहीं मिलेगा क्या? आंसर इज नो, वो पैसा आपका ही है, आपको वापस मिल जाएगा। द मोमेंट ट्रायल विल एंड यू विल गेट योर मनी, लेकिन अपने आप नहीं मिलेगा, उसके लिए भी एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा कि भैया ट्रायल हो गया, खत्म हो गया, अब जो मेरा पैसा है वो वापस कर दिया जाए, तो उसके बाद मिल जाता है। ऐसा ही केस एक आया अभी, एक सीएमएम का कोर्ट है वहां पे आया, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब जो मेरे कोर्स में है उनको पता होगा, लेकिन जो नए हैं उनको मैं बता देता हूं। सबसे पहला रैंक जो होता है जज जब आप बनते हैं तो यहाँ पे होता है जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसके बाद वाला होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, इनके पास 3 साल पनिशमेंट देने की पावर होती है। और आप लोग मुझे बताएं कि ये सीजेएम जो होते हैं वो कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, अप टू हाउ मेनी इयर्स? 7 years. पक्की बात? 7 years, sir. Yes, sir. लॉक कर दें? 7 years, sir. Yes. Yes, sir. Lock करें, sir. चलिए, Yes, sir, बहुत अच्छी बात। 7 years. ठीक ठीक है, लॉक कर दिया जाता है। तो अब क्या हुआ कि इस व्यक्ति को जो एक्यूज था उसको क्या हुआ, ट्रायल चला और उसको पूरा ट्रायल खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तब जाकर के ये व्यक्ति क्या किया, एक एप्लीकेशन लगाता है कि साहब मैंने इतने साल पहले जो 1 लाख रुपए दिए थे या जितने भी रुपए दिए थे, एक बार चेक कर देंगे, वो पैसे अब मुझे दे दिए जाए। सीजेएम साहब ने मना कर दिया, बोला नहीं देता, जाओ, मना कर दिया विदाउट गिविंग एनी रीजन, बोनाफाइड रीजन, मना कर दिया भाई। लेकिन पैसा तो मेरा है, मैंने तो जमा कराया था, मैंने पार्टिसिपेट किया, पूरा ट्रायल खत्म हो गया, अब तो पैसा दे दो। अब ये नहीं दिए। ये बंदा क्या हुआ, चला गया हाई कोर्ट। कहाँ चला गया? हाई कोर्ट। ठीक है, दिल्ली में जो वकील होते हैं ना वो हाई कोर्ट जाने में हिचकिचाते नहीं है। हालांकि बिहार, झारखंड, यूपी, दूसरे जगह में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का केस है। इसके वकील साहब चले गए हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि यदि आप कोई जज नहीं दे रहा ना डिसीजन आपके फेवर में, और आपको पता है कि वो आपके फेवर में होना चाहिए, तो आप जज को लाठी तो नहीं चला सकते ना, उसके ऑर्डर को अपील करते। यही खूबसूरती है जज की, कि यदि वो गलत भी डिसीजन देता है ना तब भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप ऊपर जाएंगे और ऊपर से रिक्वेस्ट करेंगे। चलो ये भी हो गया। हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया इसे, हाई कोर्ट ने सीजेएम को डायरेक्ट कर दिया कि भाई क्या कर रहे हो यार, मैंने कई सारे डिसीजन ऐसे दे दिए जिसमें मैंने आपको कैटेगोरिकली कहा था कि इस तरीके के मामलात में जहां ट्रायल खत्म हो जाता है वहां पे आप क्या करेंगे, उस पैसे को वापस कर दें। वो पैसा आपका थोड़ी ना है, वो तो उसी का पैसा है, आप वापस करो उसको। फिर ये ऑर्डर लेकर के आ गया कहां, सीजेएम के पास। अब इसको देखो, एक हद होता है, इसलिए कहता हूं स्टूडेंट्स को कि लॉ ढंग से पढ़ो, अदरवाइज यदि जज बन भी गए ना तो कभी ना कभी तो फंसोगे। ये जज साहब इतने अड़ियल कि हाई कोर्ट के डिसीजन को भी, ऑर्डर को भी, डायरेक्शन को भी इन्होंने नहीं माना, और ये कह दिया कि भाई हाई कोर्ट हमें एक्सप्लेन करे रीजन के साथ। इस तरीके का ऑर्डर इन्होंने पास कर दिया, और रीजनिंग ये दिया कि ये जो ट्रायल खत्म हुआ है ना, ये तो लोअर कोर्ट में खत्म हुआ है, लेकिन इसका अपील ऑलरेडी दूसरा वाला पार्टी कर चुका है ऊपरी अदालत में, इसीलिए लॉ के इन अकॉर्डेंस में ये ट्रायल खत्म नहीं हुआ। इसीलिए मेरा ये ओपिनियन है कि पैसा इसे नहीं दिया जाए, इवन आफ्टर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बहुत ऊपर होता है भाई, ये सबसे बहुत ऊपर होता है। खैर ऊपर नीचे का बात छोड़िए, हम लॉ की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बताया था, किसी को याद है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? यस सर।
क्या Yes, हाई sir. कोर्ट Yes, sir. क्या है। हाई 29 कोर्ट sir. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? Yes, sir. हाई कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों है सर। दोनों है। बहुत दिन बाद आपकी आवाज यहाँ पे सुनाई दे रही है। ठीक है। सर अभी भी मैं कॉलेज से आई, घर अभी अच्छा। एंट्री किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैसा चल रहा पढ़ाई आपका? ठीक है। सर चल रही है पढ़ाई, हाँ। क्लासेस है जो LC1 समझ नहीं आ रही है। LC1 में हो? LC1, यस सर LC1 में है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात हम कर रहे थे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और ये कहाँ पे दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में? 120 सर, 129 और 215। एकदम बिल्कुल, ये सब टिप्स पे होना चाहिए। एक एक चीज क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, इससे क्लियर होना चाहिए। और इसमें ये कहते हैं कि भाई जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो हाई कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास एक और पावर है। क्या पावर है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ये पावर है कि उसके द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय अपने आप में क्या कहलाता है? एक वर्ड होता है, क्या कहलाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंस होता है। वो प्रेसिडेंशियल वैल्यू रखता है। प्रेसिडेंस होता है मतलब ऊपरी अदालत जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोल दिया उसको लोअर कोर्ट को फॉलो करना। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दे रहा है स्पेसिफिकली इस कोर्ट को, फिर भी सीजेएम साहब कह रहे हैं कि नहीं मैं फॉलो नहीं करता। फिर उसका वकील अड़ियल होगा मेरे टाइप, फिर से दोबारा चला गया हाई कोर्ट, बोला मिलॉर्ड ऐसा है कि सीएमएम सुन नहीं रहा। अब उसके बाद जो डिसीजन हुआ है, अब मैं समझाऊंगा आपको कि क्या हुआ है। बैकग्राउंड समझ में आ गया? तो अब देखिए क्या है डिसीजन में। कहानी तो बता दिया हूं कि किस तरीके की चीजें हैं, बस समझ में आए ताकि कल को आप जज बने, वकील बने तो आपके राइट्स पता हो, और जज बने तो आपके लिमिट्स भी बताओ कि कौन सा कोर्ट क्या कह रहा है। और ये जो मिसकंसेप्शन है कि जज है तो हम कुछ भी कर देंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, इम्यूनिटी है, ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन यदि हाईकोर्ट का है तो बाय लॉ यू हैव टू फॉलो इट। मोदी जी कुछ बोलेंगे तो आप फॉलो नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो कुछ बोल दें, आप नहीं फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, दिस इज योर ड्यूटी टू फॉलो ईच एंड एवरी ऑर्डर एंड जजमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि जैसे ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का डिसीजन है, तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंडर जितने भी लोअर कोर्ट हैं उनको हर स्थिति में फॉलो करना पड़ेगा। मान के चलो कि ये डिसीजन, ऐसा डिसीजन दिल्ली हाईकोर्ट का होता, तो क्या पंजाब एंड हरियाणा वाले कोर्ट्स को फॉलो करना कंपलसरी था? नहीं सर, पर कोई होता सर है। बाइंडिंग नो नहीं सर, था सर, बाइंडिंग तो नहीं होता है, लेकिन वोट किया जा सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो यदि आप आर्टिकल 227 पढ़ेंगे तब जाकर के जुरिस्डिक्शन के बारे में आइडिया आपको मिलेगा कि जिस हाईकोर्ट का है उस हाईकोर्ट के अंदर जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, जितने भी जुडिशियल ऑफिसर हैं, दे आर बाउंड टू फॉलो द गाइडलाइंस और द जजमेंट्स और द ऑर्डर पास्ड बाय द दैट हाईकोर्ट। अब ये जब चीज दोबारा जब उसका वकील गया तब जाकर के क्या है उसको जरा पढ़ते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कह रहा है, किस तरीके से रिप्रिमांड किया है और किस तरीके से जजेज को भी क्या होता है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है यदि आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि इस देश में रूल ऑफ लॉ होता है, रूल ऑफ जज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रहे। यहां से देखते हैं, ऊपर की कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यहां से पढ़ते हैं। और पढ़ने से फायदा ये होगा, जो लोग ऑलरेडी लॉ कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, उनको लीगल लैंग्वेज भी पता चलेगा, और जो लोग नहीं अभी गए हैं वहां लॉ नहीं कर रहे हैं उनको भी आइडिया मिल जाएगा। लर्नेड काउंसिल, काउंसिल बोलते हैं वकील को, और मैंने आपको बताया था कि जब वकील की नाम का नाम आएगा ना, उसके आगे पीछे हमेशा क्या लिखा रहेगा? लर्नेड पर्सन। विद्वान अधिवक्ता हिंदी वाले लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। जजेज और वकील के नाम के आगे लर्नेड पर्सन यूज किया जाता है, बाकी किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए। माइक सुधांशु और बाकी एक और को है, माइक ऑफ कर लीजिए ताकि मेरी आवाज सुनाई पड़े। देखिए क्या है, लर्नेड काउंसिल हैज आर्ग्यूड that despite the direction passed by this court, मतलब हाई कोर्ट, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप यदि माइक ऑफ नहीं करेंगे मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। शशांक शेखर माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यमुनानगर, जो भी है अपना नाम है, proceeded to decline the prayer through impugned order dated this and dismiss कर दिया his application for release of the amount को रिलीज करने से मना कर दिया। डिस्पाइट द क्लियर ऑर्डर
of the High Court, Punjab and Haryana High Court का order के बाद भी, he submits that once the trial of this case is over, the condition imposed at the time of granting the bail to the accused cannot be made binding upon him, merely because the complainant has preferred an appeal, wherein admittedly even no notice has been served. He has argued that the impugned order has been passed by the Chief Judicial Magistrate in blatant violation of order. बोला ये जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, ये वकील बता रहा है कोर्ट को कि जो सीजीएम कर रहे हैं ये ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ है, और इसी कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद भी वो सुन नहीं रहा. डेटेड दिस पास बाय दिस कोर्ट मतलब हाई कोर्ट. देयरफॉर पिटीशन बी अलाउड and Chief Judicial Magistrate Yamunanagar be directed to release the amount. On 17th this, while noticing the background of this case, notice of motion was issued to the respondent state, and at the same time explanation, अब हाई कोर्ट बोल दिया, ऑर्डर दे दिया कि रिलीज करो, और डायरेक्शन भी दे दिया जज को कि तुम मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों नहीं किए भाई, क्यों नहीं रिलीज किए, एक्सप्लेन करो. और डायरेक्ट कर रहा है तो कह रहा है कि explanation from Mr. Arvind Kumar, Chief Judicial Magistrate, at this was also called for as the impugned order was passed in flagrant violation of clear and unambiguous direction issued by this. अब उसका रिस्पॉन्स क्या करता है मजिस्ट्रेट को, जब आ गया वहां पे भाई मुझे एक्सप्लेन भी करना है कि मैंने गलती तो कर दी, एक्सप्लेन भी करना है. तो देखो मजिस्ट्रेट क्या एक्सप्लेन कर रहा है. इन रिस्पॉन्स द ऑफिसर सेंट हिज एक्सप्लेनेशन थ्रू कम्युनिकेशन डेटेड दिस. इतने तारीख को क्या किया, एक्सप्लेनेशन भेजा. क्या भेजा भाई, द स्टेट हैज आल्सो फाइल्ड शॉर्ट रिप्लाई बाय वे ऑफ एफिडेविट ऑफ सुभाष दिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ये सब अपना जो भी है बाय एफिडेविट सबने अपना जो भी बात है वहां पे रखा. आगे देखते हैं. लर्नेड स्टेट काउंसिल, जो स्टेट का अधिवक्ता है, वकील है, वो क्या कह रहा है. लर्नेड स्टेट काउंसिल हैज पॉइंटेड आउट दैट दो द डायरेक्शन गिवन बाय दिस कोर्ट ऑन दिस इज स्पेसिफिक, बट द ट्रायल कोर्ट हैज प्रोसीडेड to decline the petitioner's request by considering the fact that the complainant has challenged the judgment of acquittal. इस व्यक्ति को एक्विट कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, उसके बावजूद भी वो पैसा वापस नहीं कर रहा था. जजमेंट ऑफ एक्विटल by filing an appeal, and also notice that in appeal the accused person have not been served. However, considered by the learned state council that the condition imposed by the court while releasing the petitioner on pre-arrest bail would come to an end on acquittal of the accused, as their bail bonds and surety bonds stood discharged on इतना. जब उसको डिस्चार्ज ही कर दिया गया है, उसको एक्विट कर दिया गया, तो पैसा क्यों रख रहे हो. मजिस्ट्रेट का रीजनिंग ये है कि भैया सामने वाला पार्टी अपील में चला गया ना, तो अपील में चला गया इसलिए ये केस खत्म नहीं हुआ. लॉजिक ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको लीगल नॉलेज है ही नहीं. उनको पता नहीं है कि ट्रायल कब शुरू होता है और कब खत्म होता है. लॉ ढंग से नहीं पढ़ा मजिस्ट्रेट, इसलिए होता. तो ये मिसकंसेप्शन जिनके दिमाग में होता है ना कि जज है, मजिस्ट्रेट है तो गलती नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. इसलिए वकील को हमेशा अपना दिमाग, आंख, कान, नाक सब ध्यान से रखना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी देखो क्या होता है. Learned counsel for the parties have been heard, and with their assistance the case file has been perused carefully. फिर आगे बात करते हैं. The record of the case reveals that on this the concession of the interim pre-arrest bail was extended to the petitioner with a condition to deposit amount of इतना, कायदा है सगड़ा 1,10,000 rupees, who was also prohibited to claim the same till the case is finally decided. Finally decide हो चुका है. उसके बाद कर रहा है till the conclusion of the trial the petitioner never claimed. जब तक ट्रायल चला petitioner ने कोई क्लेम नहीं किया. Refund of the amount, and after his acquittal, जब एक्यूट कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, the accused was very much within his rights to claim refund, which was not opposed by the state council at all. Thus, और सबसे आश्चर्य वाली बात, स्टेट का जो वकील है वो भी अपोज नहीं कर रहा है, जज अपने मर्जी से कर रहा है. मैंने आपको बताया था एडवर्सेरियल जुडिशियल सिस्टम एंड इनइक्विजिटोरियल जुडिशियल सिस्टम, याद है किसी को? यस सर. उसमें क्या बताया था? उसमें क्या बताया था आपको? क्या बताया था आपको? उसमें क्या बताया था? सर एडवर्सरियल में लॉयर्स एक्टिव होते हैं और जजेस जो है न्यूट्रल होते हैं. इसका ठीक अपोजिट होता है इनइक्विजिटोरियल सिस्टम में. वेरी गुड. और एडवर्सरियल सिस्टम में सर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस फॉलो किया जाता है, और जबकि इनइक्विजिटोरियल में फॉलो नहीं किया जाता है.
ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैंने बताया था एक और चीज कि जजेस जो हैं एडवर्सेरियल सिस्टम में न्यूट्रल पार्टी होते हैं, न्यूट्रल, उनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिमाग लगाने के लिए वकील है यहाँ पे, वकील जो बोल रहा है उसके हिसाब से आप डिसीजन दीजिए, अपने मर्जी से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आपका काम है न्यूट्रल थर्ड पार्टी का। बाकी काम वकील पे छोड़ दीजिए, वो जो बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप कीजिए। उनकी बातें समझ में नहीं आ रही है तो मत डिसीजन दीजिए, लेकिन आप प्रोएक्टिवली काम नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये मजिस्ट्रेट क्या किया, प्रोएक्टिवली काम किया, इवन गोइंग अगेंस्ट द ऑर्डर बाय ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, thus the direction issued by this court on this is crystal clear। बोला जो मैंने डायरेक्शन इशू किया वो क्रिस्टल क्लियर है, उसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है, एंड डिड नॉट रिक्वायर एनी इंटरप्रिटेशन। कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। मैंने बोला पैसा देने के लिए, फिर भी तुमने नहीं दिया, क्या मजाल। मच लेस बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद कहता है अ परयूजल ऑफ the impugned order further shows that the chief judicial magistrate needlessly proceeded to interpret the order dated ditna without any jurisdiction। मैं जब हाई कोर्ट होकर के बोल रहा हूं फिर भी वो नहीं मान रहा। and further observed that filing an appeal against the judgment of acquittal by complainant was not brought to the notice of this court, therefore the amount should not be discharged to the applicant accused till further clarification from the high court। ये हाई कोर्ट से ही क्लैरिफिकेशन मांग रहा है। दिस रीजनिंग इज पेटेंटली absurd, बेकार है, बेवजह है, एंड illogical as the order of deposit of amount passed itna was considered by this court while issuing the direction on itna for refund of the amount. Beside the order passed in bail application and the condition imposed therein could not have been stressed beyond the conclusion of the trial। जब ट्रायल ही नहीं है तो उसको और ज्यादा एक्सटेंड आप नहीं कर सकते। ये गलत इंटरप्रिटेशन है लॉ का, आपने लॉ ढंग से नहीं पढ़ा, लॉ स्कूल में हो सकता है आप क्लास ही नहीं किए, बन गए जज किसी तरीके से, क्या कर सकते। देयरफॉर द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर दिस इज नॉट सस्टेनेबल, सस्टेन नहीं किया जा सकता। अपार्ट फ्रॉम दिस द एक्सप्लेनेशन डेटेड इतना सेंट बाय मिस्टर अरविंद कुमार चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिस, इन्होंने मैंने आपको बताया था कि हाईकोर्ट ने एक्सप्लेनेशन भी मांगा था कि तुम ये बताओ कि तुम मेरे डायरेक्शन के बावजूद भी तुमने क्यों नहीं रिलीज किया। क्या एक्सप्लेनेशन दिया है देखिए। shows that the officer felt honor in receiving the so cause notice for violation of the order passed by the high court and attempted to explain that he mistakenly, ये mistake हो गया, बोल रहा है जो निचली अदालत सीजीएम बोल रहा है कि मिस्टेक हो गया, हमसे गलती हो गया, माफ करो, एक्सप्लेनेशन में दे रहा है। Now the question is whether this reasoning will be acceptable by the high court or not। तो हाई कोर्ट कर रहा है कि भैया तुमने क्या किया, क्या दिया तुमने रीजन, तो कह रहा है कि मिस्टेक हो गया, हमसे गलती हो गई। refused to refund the amount as directed by this court and regretted inconvenience caused to this court, और गलती अपना मान लिया। लेकिन फिर भी देखो जज क्या कर रहा है, as if the officer failed to comply with the order of this court on administrative side। Example, failure to send requisitioned record of the case in time। The expression and reasoning contained in the impugned order do not show that the disobedience of the direction by this court was erroneous। और कह रहा है कि जो explanation तुम दे रहे हो ये दिख रहा है हमें, ये गलती से नहीं किया गया, ये जानबूझ करके तुमने किया। यहां तक तुमने ये कह दिया कि हाई कोर्ट से दोबारा लिखवा कर आओ रीजनिंग। ये क्या तरीका है, मैं कुछ बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है, वही चीज बता रहा है। The expression and reasoning contained in the impugned order do not show that the disobedience of the direction by this court was erroneous as claimed in the explanation। Therefore, the same is not worth acceptance and therefore मैं नहीं करने वाला इसको accept। Thus, in view of the above discussion, this court has, मतलब हाई कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट has no hesitation in holding that chief judicial magistrate this has passed the impugned order by giving irrational reason। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको क्या पढ़ाया था, कैसा डिसीजन होना चाहिए, कैसा ऑर्डर होना चाहिए, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या बताया था कि भैया कम से कम ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईएएस आईपीएस और आईआरएस आईएफएस ये सबको बताया जाता है कि आपको क्या करना है, कम से कम रीजनिंग देना है,
क्या रीजनिंग दे रहा है ये तो मजिस्ट्रेट है, ये तो जुडिशियल ऑफिसर है, फॉरगेट अबाउट द आईएएस ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको तो खैर जुडिशियल नॉलेज नहीं होता। अरे तुम तो लॉ पढ़ के गए हो, तब क्या दिक्कत आ गई? तो वो क्या है, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। ये सारा चीज से रिलेट करके चलो, आगे चीजों को समझने में बहुत सहायता मिलेगा। तो कह रहा है कि ये इरेशनल रीजन है विच नॉट ओनली सो द डर्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। हाई कोर्ट इतना बड़ा टिप्पणी कर रहा है कि इसको जज को कुछ नहीं पता है। ये बोल रहा है कि कितना बेकार इसका अंडरस्टैंडिंग है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, इसको पता ही नहीं है कुछ, इवन डायरेक्शन के बाद ये बकवास कर रहा है। एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट जुडिशियल इनडिसिप्लिन। बोला कि लॉ तो तुमको नहीं आता है, साथ के साथ जुडिशियल इनडिसिप्लिन भी है, क्योंकि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते ऑन हिज पार्ट, which amounts to grave misconduct and warrants departmental action against him. उसके बाद कहता है the petition is allowed and the impugned order this is set aside. It is directed that the amount deposited by the petitioner pursuant to the order dated this be refunded to him forthwith, immediately उसको refund किया जाए. Let a copy of this order be sent to the Honorable Chief Justice for initiating departmental action against Mr. Ravindra Kumar, Chief Judicial Magistrate, this. तो ये ऑर्डर पास किया गया फाइनली किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। इस लेक्चर से स्टूडेंट्स को समझाने का मैं बस इतना प्रयास करूंगा कि जब आप जज बनते हैं तो आप जज रहते हैं, लॉ से ऊपर नहीं जाते, और जब जज बनते हैं तो लॉ आपको आना चाहिए, और लॉ तब आएगा जब चीजों को आराम से, अच्छे से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप पढ़ेंगे। यदि नहीं पढ़ेंगे, यदि आप ये सोचेंगे कि एक एग्जाम है बस निकाल लिया और जज बन गए, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिस नहीं है, ये आईएएस आईपीएस का ऑफिस नहीं है। आपके एक डिसीजन से कितने लोगों को कितने लेवल तक की परेशानी हो सकती है, यू हैव नो आइडिया। इसलिए लॉ को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो बहुत सारे जज ये कंफ्यूजन में रहते हैं। दिल्ली में हमने देखा है यंग जजेस को कि भाई क्या होगा, जो मर्जी आएगा हम ऑर्डर पास करेंगे, आपको जाना हाई कोर्ट तो जाइए। जाऊंगा, वकील तो जाएगा, ये दिल्ली में तो जाना ही जाना है, लेकिन साथ में आपको सिखा भी देगा कि जजशिप कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार एरोगेंसी, वो एटीट्यूड वाला चीज जज पे शोभा नहीं देता है, क्योंकि वकील का कोई नुकसान नहीं होता है क्लाइंट का नुकसान। और इस तरीके से लॉ को यदि आप इंटरप्रेट करना आता ही नहीं है तो दिस प्रोफेशन आपको सूट नहीं करता है। कहीं और चले जाएं जहाँ पे किसी के मतलब आराम से जो मर्जी है वो कर लें। तो इस तरीके की चीजें होती है, तो एक कंफ्यूजन चलता है कि जजेस को कुछ नहीं हो सकता, इम्यून है, वो बात सही है, लेकिन वो अपने जुडिशियल कैपेसिटी में कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं उसके लिए जहां पे उनको कोई पता ही नहीं है, जहां पे उनको वकील नहीं बताया, नहीं पता चला, कुछ ऐसा हो गया, वो बात अलग है। लेकिन जब वकील आपको क्लियर आर्गुमेंट कर रहा है कि भैया ऐसे जजमेंट्स हैं और इस तरीके का आप मत दीजिए ऑर्डर, फिर भी आप कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि यू आर नॉट रेडी टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और यदि ऐसा करते हैं तो नुकसान होगा, परेशानी होगी, इनकी जॉब खत्म हो जाएगी। ये पूरा हिसाब हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ इतना कहना है कि आप जो लॉ पढ़ रहे हैं ढंग से पढ़िए, दिमाग खोल करके पढ़िए, क्योंकि कल को जज बनेंगे, कल को अच्छे वकील बनेंगे, तभी बनेंगे जब आपका नॉलेज शार्प होगा, ठीक है? तभी आर्गुमेंट करने में मजा आता है, तभी आप लड़ सकते हैं। लड़ना मतलब लाठी नहीं चलाना, लड़ना मतलब आर्गुमेंट से। अदरवाइज जो कॉम्पिटेंट लॉयर नहीं होगा ना, बस हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा जज के सामने, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात समझ में आई? तो रिसेंट जजमेंट था, तो मैंने सोचा अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताएं। इससे हम बहुत चीज सीख लिए। क्या क्या सीख लिए? बेल के बारे में सीख लिया, इसके बारे में बेल का कौन सा प्रोविजन है ये सब देखना है, जवाब नहीं देना है। बेल का प्रोविजन कहाँ पे है ये आप देख लीजिए। बेल जब होता है तो क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जाता है, उसका पर्पस क्या है वो आपने सीख लिया। कितने टाइम तक के लिए सिक्योरिटी रख सकता है कोर्ट, वो आपने सीख लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, ये आपने सीख लिया। किस प्रोविजन में है, किस आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपने सीख लिया। प्रेसिडेंस क्या होता है, ये भी आपने सीख लिया। और भी बहुत सारी चीज आपने सीखा होगा इससे, और शायद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आया। इंटरेस्ट आया नहीं आया? और एक चीज और आपने सीखा, कि इतनी छोटी सी बात जो आराम से लिखा जा सकता था 4 लाइन में,
इसको 4 पेज बना दिया जज ने। ये होता है लीगल लैंग्वेज, आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है। और इसी को कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। इसी को कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर कि एक व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता लॉ के बारे में, वो भी यदि इसको पढ़े तो उसको तसल्ली हो जाए कि अरे यार जस्टिस हुआ है। क्यों? क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है, जुडिशियल बहुत बड़े जूरिस्ट ने कहा है कि भाई जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली एंड अनडाउटेबली इट सीम टू बी डन। सुना? ये सब याद रखा करो 2-4 लाइन, ठीक है? यस सर, समझ में आ यस गया सर, बात? सुना है, सुना है। ये सर बताया था आपने। बताया था तो अच्छी बात है, बताया यस था सर, तो, बताया। तो लूथर, हाँ ये मार्टिन लूथर का है। चलिए कोई भी रहे, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। बाकी और पढ़ाई सब ठीक चल रहा है? ऑल वेल? यस सर, यस सर। और यहाँ जी सर। जो स्टूडेंट हैं जो लॉ फैकल्टी में ऑलरेडी हैं, वो उनका कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है? समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है जी? सर। जैसे टॉट में सर, जैसे टॉट में PIC भाई आपको तो इतना मैंने पढ़ा दिया कि अब मुझे लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर तो वैसे ही पास हो जाओगे, नहीं लगता आपको? कहाँ चले गए? सर सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम में आएंगे। लिखेंगे स्ट्रक्चर। फायदा होता है, हमारे कोर्स का फायदा हो रहा है, वहाँ चीजें समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग है आपका, वहाँ पे स्टैंड कर रहे हो फायदा लोगों तो के? बहुत है फायदा सर, है। फायदा तो बहुत बहुत है। फायदा। बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सब हो जाएगा। ठीक है। और मैं आप लोग को लिखने का स्ट्रक्चर बता दे सर। बता देंगे अभी बता देंगे 2-4 दिन में बता देंगे। और जो इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग को एक मेल जाएगा, आप लोग आकर के इनको भी थोड़ा गाइड कर दीजिए। ये परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं पढ़ा कुछ रहे हैं सर, आएगा कुछ क्वेश्चन में, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग बोलेंगे तो शायद ये विश्वास कर लेंगे। तो मैंने प्लान किया है कि एक ऑनलाइन ही हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जहाँ पे 1-आध घंटे आप लोग इनको बताएंगे, तो शायद इनका भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा। बाकी बस इतना ही है। मैं करवा दूंगा, एक क्लास ले लूंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में, ताकि आपका अच्छा मार्क्स करवा दूंगा। डोंट वरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी एंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट, फिर से मिलते हैं। मिलना था तो आ जाइए ना, मैसेज कीजिए, मैं समय दूंगा, आ जाइए मिलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टाइम दूंगा, मैसेज कर दीजिए मुझे, पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं बता दूंगा। सर हमारा पेपर कब तक हो जाएगा सर, कुछ आइडिया हो जाएगा है? भाई, जून में होगा या जुलाई में होगा, अभी तक तो यही है। बाकी देखते हैं। उसके पहले तो नहीं सर होगा इस ना? बार तो टाइम से हो जाना चाहिए ना एंट्रेंस? होना चाहिए, मई के लास्ट में होगा, क्योंकि मई के आपका एग्जाम कब तक है अभिलाषा? आपका एग्जाम कब है फर्स्ट सेमेस्टर का? सर अभी एग्जाम तो 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर। 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, और बाकी और भी जो सेमेस्टर वाले हैं उनका शायद मई में भी एग्जाम होने का। सारे एग्जाम 31 अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। सबका खत्म हो जाएगा? हाँ सबका खत्म हो जाएगा। फिर मई में होगा इनका एग्जाम, मई में होगा, मई लास्ट में होगा। ठीक है, एनटीए वाले भी लेते हैं, 15-20 दिन लेंगे वो, तो मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, ये हो जाएगा। खूब मेहनत कीजिए भैया। प्रॉब्लम थी हाँ, सर। पूछे। सर मुझे ये कहना था कि सर कभी-कभी सर डर बहुत ज्यादा लगता है कि क्या होगा कि नहीं होगा, एकदम नहीं सही होगा तो क्या होगा। सही तो डायरेक्शन। उसको लेकर के सर बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो उसको बिल्कुल। सर कैसे ओवरकम करें? कुछ नहीं, मुझे भी एकदम सेम फेज में था जब मैं प्रिपरेशन करता था। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में रहता था, और पूरा रात भर जो है ना, नींद ही नहीं आता था, और रात भर मैं वही नोट्स जो बनाता था उसको लेकर के इधर उधर हॉस्टल में, यहाँ पार्क वगैरह अच्छा बना हुआ है, घूमते रहता था। गार्ड को भी 10 दिन समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है, ये क्यों घूम रहे हैं रात में। तो डर है, अच्छी बात है, बस रिवाइज करते रहिए, हो जाएगा। रिवाइज करते सर रहिए। इस बार नहीं हुआ ना सर, अगर इस बार नहीं हुआ तो पक्का दिल्ली छोड़ देना पड़ेगा। हो जाएगा यार। एंट्रेंस वालों को मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ बोलिए, 1 ही मिनट है लेकिन। जो सर पढ़ा रहे हैं बस वही पढ़ो, कहीं मत जाओ। मैंने वही किया, और टारगेटेड क्वेश्चन ही बनाओ, कहीं नहीं रहोगे, निकल के ही बाहर आओगे। टेंशन मत लो, ये इनको बताते हैं, समझ में नहीं आता है इनको, क्या ही करें हम। ठीक है, आप लोग से करवाएंगे, एक बार बात करवाएंगे। ठीक है, बता देना इनको अच्छे से। सर टेलीग्राम वाला कुछ क्वेश्चन सर दिमाग खराब कर देता है, नहीं कोई बनता ही बात नहीं नहीं, है। टेलीग्राम वाला छोड़ दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ पहले वो करो, बाकी का देखेंगे हम। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।
गुड नाइट सर। एडवांस का सर टेस्ट सीरीज कब शुरू होगा? बताएंगे बताएंगे बताएंगे, डोंट वरी।